जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 0 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫੇ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ पूरे इंडिया में बनना चाहिए। दोस्तों 4 PM के नियमित कार्यक्रम देश की बात में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। मुझे पता चला है कि संजय जी इस वक्त मिल्कीपुर में हो रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा उपचुनाव में गए हैं और आज मुझे ही आपसे अकेले बात करनी है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं आर्थिक प्रश्नों के ऊपर संजय जी के साथ चर्चा कर रहा हूं और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि इन चर्चाओं को 4 PM के दर्शक वर्ग ने काफी पसंद किया है। अब चूंकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आएगा, निर्मला सीतारमण एक बार फिर संसद में एक लंबी स्पीच देंगी और फिर हम लोगों के आर्थिक भविष्य का फैसला करेंगी। इसलिए मैंने सोचा बेहतर है उस केंद्रीय बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू मैं आपके सामने पेश करूं। इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू यह है कि केंद्रीय बजट से ठीक पहले अचानक देश की राजनीति में, मीडिया में, सभी जगह मध्य वर्ग की चर्चा होने लगी है। इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक खास तरह का इनोवेशन करते हुए, एक राजनीतिक नवाचार करते हुए मध्य वर्ग के लिए एक विशेष बजट पेश किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एक फीडबैक लिया। इस फीडबैक में मोदी जी को पता चला कि मिडिल क्लास में भारी नाराजगी है। नवभारत टाइम्स में यह समाचार प्रकाशित हुआ है और चूंकि वैसे तो ये समाचार पहले पन्ने पर मोटे मोटे हरूफों में प्रकाशित होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि अखबार ने चालाकी करते हुए या इसे चालाकी नहीं भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि शायद ये संपादकीय पृष्ठ पढ़ने वाले गंभीर पाठकों के लिए ये खबर उन्होंने विशेष रूप से रखी है। संपादकीय पृष्ठ पर बजट से पहले चिंता के एक छोटे से बारीक शीर्षक के तहत ये खबर छापी है। मैं ये छोटी सी खबर आपके सामने पेश करता हूं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये मध्यवर्ग का मामला क्या है। इसके बाद फिर इसी मध्यवर्ग की समस्या के ऊपर मशहूर पत्रकार शेखर गुप्ता ने भास्कर अखबार में एक लेख लिखा है। इसका शीर्षक है देश के मौजूदा हालात से मध्यवर्ग खुश नहीं है। ये मध्यवर्ग संबंधी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निर्मला सीतारमण के बजट से भी मध्यवर्ग को बहुत उम्मीदें हैं। अगर निर्मला सीतारमण के बजट ने मध्यवर्ग की इन उम्मीदों को स्पर्श नहीं किया, संबोधित नहीं किया, तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक तरह का आर्थिक असंतोष पनपने लगे। तो बजट से पहले चिंता के बारीक शीर्षक के तहत जो खबर छपी है वो मैं आपको सुनाता हूं। बहुत छोटी सी खबर है, मुश्किल से 1 मिनट या 1.5 मिनट का मैं समय लूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर सरकार के कामकाज पर आने वाले फीडबैक को बेहद गंभीरता से लेते हैं। ऐसे में बजट से पहले उन्हें जिस तरह का फीडबैक मिला उससे सरकार और पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं चिंता जरूर उभरी कि उन्होंने अपनी चिंता के बारे में सहयोगियों को बता दिया। फीडबैक मिडिल क्लास में बढ़ती नाराजगी को लेकर है। हाल के समय में बीजेपी का सबसे कोर सपोर्टर मिडिल क्लास ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह इस वर्ग ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर दिखाई है उसे पीएम मोदी ने गंभीरता से लिया और अपनी सरकार के तमाम मंत्रियों को उनसे संवाद करने को कहा है। लेकिन असली चुनौती कुछ और है। मिडिल क्लास इस बजट में अपने लिए राहत पैकेज की मांग कर रहा है और इससे कुछ भी कम लेने को तैयार नहीं है। बजट से पहले इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलने का भी माहौल बन गया है, लेकिन सरकार के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि बहुत कुछ देने का विकल्प कम से कम इस बजट में नहीं दिख रहा है। ऐसे में सरकार उनको क्या क्या देगी और इसके लिए सभी मंत्रालयों से होमवर्क करने को कहा गया है। अब देखिए, एक तरफ बजट से पहले चिंता के तहत नरेंद्र मोदी मध्यवर्ग की नाराजगी से खुद चिंतित हैं और अपने साथियों से कह रहे हैं कि उनसे संवाद करें। दूसरी तरफ एक अर्थशास्त्री जो कि हिंदी के अखबारों में आर्थिक प्रश्नों पर लिखते हैं और वरिष्ठ हैं, भरत झुनझुनवाला, उन्होंने एक सुझाव दिया है। इस सुझाव पर नजर दौड़ाइए। उनका सुझाव यह है कि मध्य वर्ग को आयकर में छूट नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि इस कदम से महंगाई बढ़ने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं
अब उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव क्या दिया है, मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हो सकता है इस सुझाव से आप थोड़ा मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन फिर भी देखिए, एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने सुझाव को दिया है तो कोई ना कोई तो उसमें बात होगी ही। वो ये कह रहे हैं कि ईंधन तेल पर आयात कर या एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। पेट्रोल का दाम वर्तमान 100 रुपए लीटर से बढ़ाकर 150 रुपए लीटर हो जाए तो इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं। पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर यदि 150 रुपए लीटर हो जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद वो सुझाव देते हैं इस मूल्य वृद्धि की भरपाई जीएसटी में कटौती करके करनी चाहिए। जितनी रकम ईंधन तेल पर टैक्स से वसूल की जाए उतनी ही छूट जीएसटी में दे देनी चाहिए। ऐसा करने से महंगाई तनिक भी नहीं बढ़ेगी, सरकार का राजस्व पूर्ववत बना रहेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। जीएसटी में कटौती करने से आयातित माल के सामने देश में उत्पादित माल भी सस्ता हो जाएगा और पुनः घरेलू उद्यमों के लाभ बढ़ेंगे, जॉब्स यानी नौकरियां बढ़ेंगी और फिर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। इसके बाद भरत झुनझुनवाला इस समस्या से जूझते नजर आए हैं कि अगर वित्त मंत्री आयकर में छूट देना ही चाहते हैं तो सवाल यह है कि वो कौन से मध्य वर्ग को आयकर में छूट देंगे। मध्य वर्ग कई तरह के होते हैं। एक मध्य वर्ग ये है जिसकी आमदनी 15 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है, यानी जो आमतौर पर 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 और 2 लाख रुपए के बीच में प्रतिवर्ष कमाता है, प्रति महीने कमाता है। दूसरा मध्य वर्ग वो है जो मुश्किल से 15-20 हजार रुपए महीने कमाता है, यानी उसकी आमदनी 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, उसकी आमदनी 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कमी है। सवाल यह है कि आयकर में सरकार छूट दे तो किस तरह छूट दे, किसको फायदा मिले, फोकस कहां पर हो। 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम कमाने वालों के ऊपर फोकस हो या 15 से 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाने वालों के ऊपर फोकस हो। यह सवाल भरत झुनझुनवाला ने पेश किया है। क्या प्रश्न है कि क्या निर्मला सीतारमण इस प्रश्न पर विचार करेंगी। लेकिन समस्या तो बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता उस समय और भी सामने आ जाती है जब हम शेखर गुप्ता के विचार पढ़ते हैं। शेखर गुप्ता अपने लेख की शुरुआत में ही कहते हैं भारत के आर्थिक इंजन की रफ्तार धीमी पड़ रही है। सुनिए और सोचिए, भारत के आर्थिक इंजन की रफ्तार धीमी पड़ रही है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान मध्य वर्ग को उठाना पड़ रहा है। यह केवल एक बुरी तिमाही का नतीजा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत दुनिया भर के तमाम संगठन भारत की आर्थिक वृद्धि में कमी का अनुमान लगा रहे हैं। दूसरी तरफ दावा क्या किया जा रहा है, भारत का समय आ गया है, भारत हमारी अर्थव्यवस्था जल्द ही सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। शेखर गुप्ता का कहना यह है कि भारत में फोर्ब्स के अनुसार करीब 200 लोग हैं जो बेतहाशा अमीर हैं। ये लोग करोड़पति अरबपति हैं। ये करोड़पति लोग तो बहुत से विदेश भाग रहे हैं, विदेशों में अड्डा जमा रहे हैं, वहां पर संपत्तियां खरीद रहे हैं, और जो अरबपति हैं वो तेज आवाज में सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इस तरह के मंत्रों का जाप कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जल्द ही सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। वे कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करा रही विशाल अर्थव्यवस्था भारत है। ये अरबपति देश में टिके हुए जरूर हैं, बस इतना है कि ये देश में निवेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि इन्हें देश से प्यार नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि स्मार्ट उद्यमियों की मांग बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। वे कहां निवेश करें और क्यों निवेश करें, यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वे शेयर धारकों से मिले रिजर्व को ऐसी परिसंपत्तियों पर खर्च करें इनका कोई इस्तेमाल ना करे और जिनमें बने सामान को कोई ना खरीदे। यह हमें समस्या की जड़ तक पहुंचाता है कि मांग क्यों गिर गई है। अब जरा सोचिए, जिस अर्थव्यवस्था में मांग तेजी के साथ में नीचे गिरी हो, उस अर्थव्यवस्था के बजट को तो मुख्य तौर पर इस तरह बनाना चाहिए ताकि लोगों की आमदनी बढ़े। तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी तब वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा खर्च करने के बाद कुछ ऐसा इतना पैसा बचा पाएंगे कि उसको लेके बाजार में निकलें और कुछ खरीदें, और कुछ खरीदेंगे। अगर वो कुछ खरीदेंगे तो मांग बढ़ेगी तो उद्योगपति अपनी तिजोरी खोलेंगे, निवेश करेंगे तो नई फैक्ट्रियां लगाएंगी तो नए रोजगार मिलेंगे। ये एक पूरा क्रम है जिससे ऊपर अर्थव्यवस्था की गति निर्भर है। लेकिन हो क्या रहा है, अब शेखर गुप्ता एक और तथ्य देते हैं।
पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग साल में 2.5 करोड़ कारें खरीद रहे हैं, जो कई देशों की आबादी से ज्यादा है। लेकिन जब यह देखेंगे कार कौन खरीद रहा है तो पता चलेगा कि मध्य वर्ग कितना थका हुआ है। अनबिकी कम कीमती छोटी कारों की लाइन लग रही है, जबकि बड़ी महंगी कारों के लिए वेटिंग लिस्ट लग रही है। अपने इर्द गिर्द जिस तरह की नई सियासत चल रही है उससे मध्यवर्ग नाराज है। यह मध्यवर्ग टैक्स के रूप में जो पैसे भर रहा है उसे गरीबों के वोट खरीदने पर दल जिनमें अब भाजपा सबसे आगे हो गई है और जिस तरह लुटा रहे हैं उससे क्रुद्ध है। पिछले 11 वर्षों में भाजपा सरकारें 20 ट्रिलियन यानी 20 खरब रुपए बांट चुकी हैं, जिनमें मुफ्त अनाजों की लागत शामिल है। रेवड़ियों वाली मालगाड़ी अब डबल इंजन के बूते दौड़ रही है। डबल इंजन भाजपा सरकार का नारा है। मध्य वर्ग भाजपा का मुखर समर्थक है। भाजपा इस वर्ग का समर्थन अपने लिए उसी तरह तय मानकर चल सकती है जैसे कांग्रेस और सेकुलर पार्टियां मुसलमानों का समर्थन अपने लिए निश्चित मानती हैं। मध्य वर्ग शिकायत करता रहेगा मगर वफादार भी बना रहेगा, क्योंकि वह हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद की राजनीति को बहुत पसंद करता है। अब शेखर गुप्ता के जो और विचार हैं मोटे तौर पे मैं उनसे सहमत हूं और शायद आप भी सहमत होंगे, लेकिन अपने लेख के अंतिम पैरे में जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें उन्होंने जो बातें कही हैं उनसे सहमत होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बातें तथ्यात्मक नहीं है। पहली बात तो ये कि जो मुसलमान हैं उनका जो मध्य वर्ग है, मुसलमानों के पास भी एक मध्य वर्ग है। देखिए, पढ़े लिखे, नौकरियों में शामिल, पेशेवर, दुकानदार, शेख, पठान, सैयद, मुगल, ये लोग जो हैं मुसलमानों के बीच में भी एक मध्य वर्ग है। क्या ये भारत के आम मध्य वर्ग का हिस्सा नहीं है? अगर ये भारत के आम मध्य वर्ग का हिस्सा है तो ये कैसे माना जा सकता है कि ये हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित है? दूसरे, अब आप दिल्ली में चुनाव चल रहा है, मैं आपके सामने दिल्ली का उदाहरण देता हूं। दिल्ली का मध्य वर्ग लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर वोट देता है, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है इसी मध्य वर्ग का 51 से लेकर 55% हिस्सा निकलकर आम आदमी पार्टी का समर्थक हो जाता है। अगर ये 51 से लेकर 55% इतना बड़ा हिस्सा निकलकर भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला जाता है, तो क्या आप कैसे कहेंगे कि ये हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थक है? नहीं, इसका मतलब है कि मध्य वर्ग हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर वोट देता है नहीं देता है, इस दावेदारी की बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि ये एक रिसर्च का विषय है। अगर सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टियों को पिछले 5 चुनाव ले लिए जाएं और उन 5 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में, ये किसी तरह अगर ये जांच हो सके इनमें से कितने वोट हिंदुत्व की विचारधारा के कारण दिए गए, यानी उसको प्राथमिकता देने के कारण दिए गए, या किसी दूसरी बात को प्राथमिकता देने के कारण, आखिरकार वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से एक वोटर ने यह तय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? क्या उसमें हिंदुत्व की विचारधारा महत्वपूर्ण रही है या अन्य कारक महत्वपूर्ण रही है? मैं ये मानता हूं कि अगर ये रिसर्च की जाएगी तो उसका नतीजा निश्चित रूप से ये निकलेगा कि हिंदुत्व के कारण भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों की संख्या बहुत ही कम है। लोग अन्य कारणों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। कुछ लोग जाति की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, कुछ लोग जो ऊंची जातियां हैं वो ओबीसी और दलित जातियों के साथ अपनी राजनीतिक प्रतियोगिता देखती हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। ये प्रमुख बात है, वरना वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा सकती हैं। इसी तरह ओबीसी समाज के बीच में जो ओबीसी की मलाईदार परत है वो ओबीसी की कमजोर परतों के साथ में दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता है। तो इसलिए नीचे वाली ताकतें भाजपा के समर्थन में चली जाती हैं, लेकिन वो भाजपा को छोड़कर दूसरी पार्टियों के साथ भी जाती रहती हैं। इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि ये लोग हिंदुत्व की विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित हैं। इसलिए ये हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित होने का दावा अपने आप में संदिग्ध है और इसकी जांच होनी चाहिए। अब मैं फिर से आ रहा हूं अर्थव्यवस्था के ऊपर। मैं आपके सामने 5 सवाल रखता हूं। इन 5 सवालों को देखिए। मेरा मानना यह है कि ये 5 सवाल पूछे जाने चाहिए निर्मला सीतारमण से, कि निर्मला सीतारमण से ये 5 सवाल पूछे जाने चाहिए कि उनके पास इनके क्या जवाब है। पहला सवाल तो ये है कि अभी जब नवंबर में खत्म होने वाली तिमाही में
वृद्धि दर गिरते हुए दिखाई पड़ी तो सरकार ने ये दावा किया कि ये वृद्धि दर अगली दो तिमाहियों में बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि खेती में वृद्धि अच्छी हुई है, तो खेती में वृद्धि अच्छी होने के कारण वहां अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, तो ग्रामीण मांग बढ़ जाएगी, इससे उपभोग बढ़ेगा और वृद्धि दर में इजाफा हो जाएगा। आइए देखें, इसकी थोड़ी जांच करें कि इससे ये बात सही है गलत है। देखिए, अर्थव्यवस्था को क्रमशः 3 हिस्सों में बांट कर समझा जाता है। जो प्राइमरी सेक्टर है वो खेती है, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उद्योग है, और जो टर्शरी सेक्टर है यानी तीसरा क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है, बैंक, बीमा वगैरह। इन 3 सेक्टरों में बांट के अर्थव्यवस्था को समझा जाता है। पहला सवाल तो हमें यह पूछना चाहिए कि सरकार को खेती में जो प्रगति की संभावना दिखाई दी है वह उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। आखिरकार कुल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में खेती की हिस्सेदारी सिर्फ 15% होती है। जीडीपी में उद्योगों का योगदान 25% होता है और सेवा क्षेत्र का योगदान 55% माना जाता है। यानी अगर कृषि में बेहतरी होगी तो वृद्धि दर पर ज्यादा से ज्यादा 1.5% का असर होगा। इसलिए अगर वृद्धि दर को बढ़ाना है तो खेती के साथ साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र में बेहतरी लाने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण के सामने मेरा पहला सवाल यह है कि सरकार के पास उद्योगों की वृद्धि दर बढ़ाने का क्या फार्मूला है और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़ाने की उनके पास क्या योजना है। क्योंकि जब तक ये योजनाएं अमल में नहीं लाई जाती तब तक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रगति, नारेबाजी जो भी की जाए, लफाजी जो भी की जाए, दावे कुछ भी किए जाए, अर्थव्यवस्था में प्रगति नहीं होगी। दूसरा सवाल हमें यह पूछना चाहिए कि ये जो 5.4% में हमारे असंगठित क्षेत्र का प्रदर्शन शामिल है या नहीं है, क्या ये आंकड़ा केवल संगठित क्षेत्र के प्रदर्शन पर ही आधारित है। देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था 2 बड़े क्षेत्रों में बटी हुई है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 100 रोजगार शुदा लोगों में से केवल 6 को ही रोजगार दे पाता है, यानी बाकी 94 लोगों को रोजगार देने का काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर करता है। ये बात मैं पहले भी 4 पीएम के दर्शकों के सामने कर चुका हूं। सवाल यह है कि क्या इस 5.4% की जो वृद्धि दर है या जो भी ये वृद्धि दर हो वो उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े शामिल हैं। मेरा मानना है कि सरकार तो असंगठित क्षेत्र के आंकड़े जमा ही नहीं करती तो संगठित क्षेत्र में प्रगति हो रही है कि अवनति हो रही है ये उसको पता ही नहीं है। और जो जीडीपी का आंकड़ा हमारे सामने पेश किया जाता है उसमें वो दरअसल असंगठित क्षेत्र की स्थिति उसके अंदर शामिल होती ही नहीं है। यानी केवल संगठित क्षेत्र की स्थिति के आधार पर जीडीपी के आंकड़े हम लोगों के सामने पेश किए जाते हैं। संगठित क्षेत्र यानी कारपोरेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां। मेरा दूसरा सवाल यह है कि सरकार असंगठित क्षेत्र पर ध्यान देना कब शुरू करेगी और उस पर ध्यान न देने वाली नीति उसने क्यों अपना रखी है। मेरा तो मानना यह है कि असंगठित क्षेत्र की अवनति, जो लगातार अवनति भी है, नोटबंदी और जीएसटी की वजह से और कोविड की वजह से उसको बड़ा झटका लगा है, उस अवनति को अगर फैक्टर इन किया जाए जीडीपी के आंकड़ों में तो ये जीडीपी 5.4%, 1.5 से 2% कम दिखने लगेगा। अब निर्मला सीतारमण से तीसरा सवाल हमें यह पूछना चाहिए कि उपभोग के बढ़ने से मांग में बढ़ोतरी जरूर होती है, लेकिन सरकार निवेश बढ़ाने के बारे में क्या सोच रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बारे में क्या सोच रही है। क्योंकि हम जानते हैं उपभोग का बढ़ना अगर अच्छी बात है तो इन्वेस्टमेंट का बढ़ना और भी अच्छी बात है। इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण सरकार ने जारी किया था उसमें चिंता व्यक्त की गई थी कि भाई हम निजी क्षेत्र को इतनी रियायतें दे रहे हैं, हमने उसको बहुत बड़ा टैक्स हॉलीडे दिया, उनके बैंकों के जो कर्ज थे उनको राइट ऑफ कर दिया, उनकी तिजोरियां लाखों करोड़ों रुपयों की नकदी से भरी पड़ी हैं। इसके बावजूद भी वो लोग कोई ना निवेश कर रहे हैं और ना ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरा सवाल निर्मला सीतारमण से हमें यह पूछना चाहिए कि वे निजी क्षेत्र को कैसे मजबूर करेंगी कि वो निवेश करें और किसी तरीके से मांग को बढ़ाने में अपना योगदान दें। चौथा सवाल जो निर्मला सीतारमण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे मैं 4 पीएम की 3 किश्तों में चर्चा कर चुका हूं और वो किश्तें मुझे पता है कि आपने काफी पसंद की हैं, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पैदा हुई आर्थिक राजनीतिक अनिश्चितताओं और संभावित संकटों से निपटने के लिए सरकार के पास ब्लूप्रिंट क्या है।
देखिए, ट्रंप जनित समस्याओं का सीधा और तुरंत असर भारत के आर्थिक विकास पे पड़ेगा। और भारत अभी तय नहीं कर पाया है कि वो भारत में जो अमेरिकी माल आ रहा है उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा या टैरिफ घटाएगा। ट्रंप भारत के ऊपर दबाव डालने वाले हैं कि वो टैरिफ घटाए। ध्यान कीजिए, भारत अपना सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को करता है, और अगर ट्रंप ने भारत के निर्यात के ऊपर टैरिफ लगा दिए तो भारत का जो एक्सपोर्ट से होने वाली आमदनी है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी। इसमें H1B वीसा जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ट्रंप ने H1 वीसा के ऊपर पाबंदियां लगाई या प्रतिबंध लगाए तो भारत से जो जाने वाले जो IT इंजीनियर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, और जो भारत को विदेशी मुद्रा भेजते हैं उससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के ऊपर भी काफी बुरा असर पड़ेगा। पांचवा प्रश्न हमें निर्मला सीतारमण से यह पूछना चाहिए कि आम लोगों की नियमित आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार क्या करने वाली है। जैसा कि मैं पहले भी 4 PM पे बता चुका हूं, केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। इस बड़ी संख्या के 94% का कहना है कि वे 10,000 रुपए मासिक या उससे कम ही कमा पाते हैं। 2022-23 में NSSO के आंकड़े भी आ गए हैं। घरेलू उपभोग के आंकड़ों से भी जाहिर है कि भरपूर खुशहाली केवल ऊपर के 5% लोगों को ही नसीब है। जिस देश की जनता का भविष्य मुफ्त अनाज और छोटी मोटी राहतों का मोहताज हो, उस देश की जनता जिस अर्थव्यवस्था के तहत रह रही है, वो अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी, दूसरी या 5वीं, 6वीं अर्थव्यवस्था नहीं बन सकती। ऐसी हालत में हमें प्रोफेसर अरुण कुमार की वो बात याद आती है जब वो कहते हैं, दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, न वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, न वो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकती है। इस वक्त उसकी हैसियत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे। आज बस इतना ही। मैंने आपके सामने जो आंकड़े विश्लेषण किए हैं इन पर गंभीरता से गौर कीजिए। आर्थिक प्रश्न थोड़े जटिल होते हैं, उनमें थोड़ा दिमाग खपाना पड़ता है, उनकी भाषा भी सामान्य राजनीतिक विश्लेषण की तरह चटपटी और जायकेदार नहीं होती है, लेकिन ये हम सब लोगों की जेब से संबंधित मामला है। इसलिए मेहरबानी करके इस पर गौर कीजिए, दिमाग खपाइए। भले ही आप मध्य वर्ग के सदस्य हों, निम्न वर्ग मध्य वर्ग के सदस्य हों, उच्च मध्य वर्ग के सदस्य हों, या अमीर या खुशहाल हों, जो भी हो, अर्थव्यवस्था की प्रगति हम सब लोगों के लिए जरूरी है, और हमें सोचना चाहिए क्या ये सरकार अर्थव्यवस्था को प्रगति के रास्ते पे ले जा सकती है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।